चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। लास्ट टाइम हमने ओवर डैम्पिंग पढ़ा था। तो ओवर डैम्पिंग का कंक्लूजन का पार्ट ये था कि अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, दैट मीन्स डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसकी वजह से क्या होगा, तो सिस्टम जो है वो वाइब्रेशन को या मोशन को रिस्पांस कम करेगा, और ये रिस्पांस कम करने की वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है वो कम तो होती जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं होगी। तो खत्म नहीं होगी, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली ओवर डैम्पिंग नहीं करनी चाहिए। अब आता है क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। तो क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम में ईटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। दैट मीन्स क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। और डैम्पिंग कोफिशिएंट के अगर इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका जो ये वैल्यू है, मतलब अगर मैंने ईटा की वैल्यू 1 ले ली तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म चला गया और यहाँ पे -1 टर्म आ गया। इस वजह से आपका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है 1 2 पे, वो क्या आएगा, तो माइनस एप्सिलॉन एन आएगा। मतलब आपका जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम द मास इज अबाउट टू रीच इट्स स्टेबल स्टेट, बट इट इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। सच सिस्टम आल्सो एग्जिबिट अ पीरियोडिक मोशन। ए पीरियोडिक बोल रहा है ना, पीरियोडिक नहीं बोल रहा है। मतलब ये क्या हुआ, तो ए पीरियोडिक मोशन में सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर लेगा। Second, the main characteristic of critical damping system is to regain their equilibrium position in the shortest possible time without oscillation. मतलब क्या हुआ कि बिना किसी ऑसिलेशन को अटेंड किए वो क्या होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। Due to this character, critical damping system are commonly used in the following application. तो हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक डोर मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था कि जहाँ पे हाइड्रोलिक डोर लगे हुए थे ना, तो वो डोर जब अपने क्लोज आते रहे तो वो वाइब्रेट होने लग जाते थे। तो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता था, वो अजीब सा नाव मतलब नॉइस प्रोड्यूस करते थे। तो ये नॉइज जो है लोगों को इरिटेट करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम डैम्पर्स का यूज करने लगे तो वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में उस वाइब्रेशन को मिनिमाइज करके अपने आप को लॉक कर लेता है। दूसरा, लार्ज गन। Large guns are provided with critical damping, which result in returning of the guns of their original position after recall in the shortest possible time and ready for the next firing। मतलब क्या हुआ, जो आपने पुराने टाइम्स की बंदूक देखी है तो वो बंदूकों में भी डैम्पिंग यूज किया जाता था। तो डैम्पिंग करने की मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग जो है वो 1 लिया जाता था या अरेंजमेंट किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है, तो नेक्स्ट फायरिंग के लिए वो बहुत तेजी से मतलब परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट फाइटिंग। अब आता है अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ, तो जीटर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज लेस देन दैट ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, जो अनडैम्प्ड कंडीशन का पार्ट आएगा। तो अनडैम्प्ड में क्या होगा, तो आपका जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन में एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सॉरी जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 होने की वजह से क्या हुआ, जब मैं सिस्टम को ओपन करूंगा तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा माइनस एप्सिलॉन एन इंटू जीटा प्लस माइनस आई। मतलब ये रियल एंड ये इमेजिनरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रियल और इमेजिनरी के बाद आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये आपको याद करना है कि तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता था, हम एंगुलर
वेलोसिटी वर्ड यूज करते थे नेचुरल के, नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो डम्प्ड नेचुरल वेलोसिटी यूज करेंगे, सॉरी नेचुरल नहीं है, यहाँ डम्प्ड एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे। तो डम्प्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी इज इक्वल टू होगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा रेज़ टू पावर 2, और जिसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, और इसे हम बोलेंगे डम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे आप लास्ट टाइम पढ़े थे कि एफ एन हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बोलते थे, तो अब आपको पढ़ना है एफ डी, जो नेचुरल डम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमारी जो वैल्यूज आई, जो रियल और इमेजिनरी आई, फिर मैंने वो वैल्यूज पे इक्वेशन रखा, S1 और S2 की वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद जो कॉमन आया वो सबको इक्वेट किया, तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ द मतलब आंसर ऑफ द इक्वेशन जो आया वो आया e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन ईटा टी ऑफ दिस होल। ठीक है, बट अभी आपको पता है कि ई रेज़ टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अब मैंने क्या किया, तो जो हमारे पास पुराना चल रहा था, ये वाला इक्वेशन चल रहा था, इसे हम उठा के पहले यहाँ पे लेके आए, और जो आपके पास ई रेज़ टू पावर आई थीटा है उसकी जगह पे हम कॉस और साइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने कॉस और साइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब दोबारा जब इसको सिंप्लीफाई किया गया, तो आपका जो इक्वेशन है वो अगेन चेंज हुआ, इस बार साइन और कॉस के टर्म में चेंज हो गया। Ultimately, the above equation represent displacement, which is a real physical quantity. Thus, the constant a plus b and I, मतलब imaginary a minus b, must be a real quantities. तो अगर रियल क्वांटिटीज होंगे तो मुझे इस वर्ड को डिफाइन कर, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, तो मैं एक नए वर्ड को इंट्रोड्यूस करूंगा जो है P1 एंड P2। अब P1 की वैल्यू क्या होते हैं, तो m साइन साई और m cos साई। तो m साई साई और m cos साई जो होगा वो होगा, मतलब अगर मैं दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है साइन साई अपॉन कॉस साई इज इक्वल टू टेन साई होता है, तो टेन साई इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। और यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो मुझे पता है कि अंडर रूट स्क्वायरिंग और एडिंग किया, तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, यहाँ पे मैं फिर से अब ये m की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद इस P1 और P2 पे पुट किया, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो इस तरीके से यहाँ पे कूदेगा। ठीक है, एक्चुअली ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरा फिर से एक शॉर्टकट नया फॉर्म शॉर्टकट हुआ, जो है x इज इक्वल टू एम ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी साइन ओमेगा डी टी प्लस साइन। अब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू 0, मतलब 1 होनी चाहिए, तो ये 1 जब होगी तो मेरा जो अगेन वैल्यूज एक, मतलब मैं अगर इसको 1 कर दूंगा तो मेरा जो एम्पलीट्यूड होगा x1 केस ऑफ x1 पे t1 टाइम पे, तो वो होगा m इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन जीटा t1 एंड x2 इज इक्वल टू m इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन जीटा t2। सिमिलरली अगर मैं इसको सो ऑन पे लेके जाऊंगा तो मेरा जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा वो इक्वेशन बनेगा डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी डैम्प्ड क्या था यार, एक सेकेंड ना, ये था डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आया डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ डेल ये हमने पहले पढ़ के रखा हुआ था क्या, तो डब्ल्यू डी अपॉन 2 पाई या डब्ल्यू एन अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, तो इसे हम डम्प्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और अगर मुझे टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन डब्ल्यू टी, तो 2 पाई अपॉन डब्ल्यू टी की वैल्यू आपने अभी पहले से निकाल रखी है। तो कंक्लूजन किसके लिए, जो आपने यहाँ पे आपका ये जो आंसर आया है इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ जीटा इज लो
then dumped and natural frequency are almost same. Second, dumped natural frequency is always less than natural frequency and then tends to equal to damping ratio tends to 0. That means zeta is equal to 0. तो WD is equal to क्या होगा? तो W and K इक्वल हो जाएगा. And damping natural frequency reduces as the damping factor increases and it tends to 0 as zeta tends to 1. ठीक है. चलिए अब आता है इक्विवेलेंट डंपिंग. इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं.